कांग्रेस के थिंक टैंक और सीनियर लीडर अहमद पटेल का देहांत हो गया। 71 वरियां दे अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव सन। उन्होंने गुरुग्राम के निजी हस्पताल दे विच आखिरी साह लए। सियासी लीडरां वल्लों अहमद पटेल नूं भिज्जियां अखां दे नाल विदाई दित्ती गई। उच्चा सियासी कद ते लंबा चौड़ा सियासी तजर्बा, हर सियासी मुश्किल दा हल कढ लैण दा हुनर, यही वजह सी कि अहमद पटेल कांग्रेस दे चाणक्य सन। पर कांग्रेस दे चाणक्य अहमद पटेल हुण यादां च महदूद हो गए ने। 71 वरियां दी उमर च अहमद पटेल ने दुनिया नूं अलविदा कह दिता। 71 वरियां दे अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव सन। अक्तूबर के महीने तो अहमद पटेल का इलाज चल रहा सी। 15 नवंबर तो पटेल नूं ICU च रखा गया सी। गुरुग्राम के मेदांता हस्पताल च इलाज के दौरान रात 3:30 बजे उन्होंने आखिरी साह लई। अहमद पटेल के पार्थिव शरीर नूं दिल्ली तो वडोदा लिआंदा गया, जिथे उन्हां दे जद्दी पिंड च उन्हां नूं सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गांव जो गुजरात में अंकलेश्वर में पीरामण नाम से है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनकी ये खुद की अंतिम इच्छा थी कि उनकी दफन विधि उनके पिताजी, उनके वालिद और उनकी माताजी के साथ में ही उनके गांव में की जाए। अहमद पटेल के देहांत बाद सियासी सफां च सोग दी लहर है। अहमद पटेल कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी के सलाहकार भी रहे ने। अहमद पटेल के इउं चले जाण ते सोनिया गांधी ने गहरे दुख का प्रगटावा किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, अहमद पटेल के जान नाल मैं एक अजिहा सहयोगी गवा दिता है। उन्हां दा जाना ना पूरा होने वाला घट है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक थंब सन। उन्होंने कांग्रेस दे विच रह के साह लए ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਉਹ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। हमारे पार्टी की क्या कहूँ, हमारे पार्टी की एक अहम हिस्सा था। हमारे पार्टी के लिए आज से नहीं दशकों से उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी सारे मदद पार्टी को मिलते रहते हैं। और हमारे पार्टी की अच्छा दिन या बुरा दिन हर वक्त पे अहमद पटेल हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। उनकी निधन से, उनकी विदाई से सही मायने में मुझे गहन दुख मिलता है, गहन शोक। किसी के साथ बुरी तरीके से बात नहीं करते थे, विनम्रता से बात करते थे। और मैं समझता हूं कि जो उनके जो जाति रिलेशनशिप थे, चाहे वो ऑपोजिशन के साथ क्यों ना हो, मतलब कि वो संबंध रखते थे। वो ऐसे आदमी थे जो सबके साथ संबंध रखते थे और उनको मालूम था कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं नाराज करोगे तो साथ भी लेना पड़ेगा किसी ने, तो नाराज करने का कोई किसी को फायदा नहीं है। तो मेरे तो खैर व्यक्तिगत उनके साथ जो संबंध थे उसके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला कोई और शख्स कभी नहीं संभाल सकता था। बुरे वक्त में संभालते थे, अच्छे वक्त में खुद कुछ नहीं लेते थे। कभी पद नहीं मांगा, कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगी। हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति जो उनका पैशन था, कमिटमेंट थी, वो मैंने आज तक किसी कांग्रेसमैन में नहीं देखी। Deeply saddened about his death, and we never expected he will leave us so early to us. He is like a pillar to the Congress party, and in all crises
he used to help the party, and whatever Madam Gandhi asks him to do, that he used to attend it. Throughout the country and from various states, the Congress people used to go and tell their grievances to him, and he usually resolves them by talking our Congress president. So really it is a shock to us. वैसे तो ये पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए एक दुखद समाचार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग की जो राजनीति में जो शुरुआत हुई थी वो एक साथ हुई थी, और हम लोगों का संबंध सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं था, पारिवारिक संबंध था। और सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस के तो एक मजबूत पिलर थे ही वो, लेकिन कांग्रेस से प्रेसिडेंट जब सोनिया जी बनी तो उनके बहुत ही विश्वास पात्र वो रहे थ्रू आउट, और उन्होंने हर मौके पर जब भी कोई पार्टी के सामने कोई संकट आया, कोई ऐसी चुनौती आई, तो उसमें उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सहयोग दिया, सही सलाह दी, और एक प्रकार से मैं समझता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਚਾਣਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ। तीन वार लोक सभा MP ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ। चुनाव लड़ रहा था एज ए कांग्रेस कैंडिडेट, पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, लेकिन हो सकता है असल में असली मकसद जो था कांग्रेस को कमजोर करना। 71 ਸਾਲ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 2004 ਅਤੇ 2009 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਚ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। 21 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਰੂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1976 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। 1977 'ਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1977 ਤੋਂ 1999 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਰਹੇ। 1985 ਅਤੇ 86 ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। 2001 ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ। 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। तालमेल रखना, सबके जो है सारा सबके समीकरण बिठाना, ये सारा काम नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया। शून्य कैसे भरेगा समझ नहीं आ रहा। Feeling complete void in his absence.
Never thought of. It was a shocking news that I got in the morning. As the Congress Party and personally on my own front. He was a gentle guide and mentor, and he could scold too. This loss will not be compensated very easily in the party structure and hierarchy, and it will take a long time for us to be able to fill those shoes of Mr. Ahmed. ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਇੰदिरा गांधी ਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਨ। अत्यंत कर्मठ व्यक्ति थे, किसी भी वार्तालाप में सबसे कम बोलते थे, लेकिन सबको उस दिशा और उस गति से मोड़ देते थे जहां की हल सामने हो। किसी भी बात की सूक्ष्मता में, मुद्दे के अंतरस्थल में सेकंड्स में पहुंच जाते थे। हमेशा हल करने की तरफ उनका ध्यान होता था। अलग अलग लोगों को, व्यक्तियों को, कांग्रेस के हों चाहे गैर कांग्रेसी, अलग अलग मुद्दों में जोड़कर किस प्रकार से सबसे प्रभावात्मक एक परिणाम आएगा, ये वो कुछ ही क्षणों में बता दिया करते थे। उनका ये कनेक्टिविटी का सोच, स्मृति बहुत ज़बरदस्त थी। कांग्रेस के स्तंभ थे, हमारे संसदीय गणतांत्रिक प्रणाली के एक स्तंभ थे। सार्वजनिक जीवन में इतने दशकों से एक स्तंभ थे। मैं समझता हूँ कांग्रेस और उनकी पहचान एक तरह से अदला बदली हो गई थी। अहमद भाई के नाम से सभी लोग हर प्रकार के मसले लेके पहुंच जाते थे। सहयोगी होने या विरोधी सब अहमद पटेल दी सरल जीवन शैली तो प्रभावित सन। सियासी खैबाजियां तो परां सब विरोधी अहमद पटेल दी तारीफ करदे नहीं सन थकदे। और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के बावजूद रिश्तों में खटास, व्यक्तिगत रिश्तों में खटास कभी उन्होंने आने नहीं दी। और इसीलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन अगर आप देखें तो उनको चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। और मुझे जब एक हफ्ते पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अहमद भाई की तबीयत ठीक नहीं है और ज़रा तुम पता लगाओ, उनके परिवार के लोगों से बात करो, तो मैंने उनके पुत्र फैसल साहब से बात भी की और प्रधानमंत्री जी का संदेश भी दिया कि किसी भी तरह की, किसी भी वक्त अगर ज़रूरत होगी, किसी भी तरह की आवश्यकता है इलाज के संबंध में, तो हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। और फिर लगातार हम लोग बात करते रहे और हमने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी उनके हालात और उनकी जो सेहत है और उनके बारे में जानकारी भी दी। इसलिए एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। अहमद भाई के परिवार, उनके शुभचिंतकों, उनके साथियों के प्रति उनको ताकत मिले कि इस दुख को सहने की वो शक्ति उनको मिले खुदा की तरफ से। और मैं तो अपनी खराज अकीदत उनके लिए पेश करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख स्तंभ आज गिर गया। आज अहमद भाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश की राजनीति में और कांग्रेस में। लॉयल्टी क्या होगी पार्टी के साथ, वफादारी क्या होगी, यह अहमद भाई से सीखना चाहिए। सभी जो कार्यकर्ता नए राजनीति में आते हैं तो उन्हें एक सीखना चाहिए कि लॉयल्टी क्या होगी अहमद भाई के साथ। अहमद भाई इतने बड़े थे, लेकिन मैं इतना विनम्र नेता दिल्ली में मेरे जीवनकाल में नहीं देखा है। मेरे हमेशा उनके साथ मधुर रिश्ते रहे। सरल सुभाਅ, मिठी बोली, मिलनसार, वफादार, मददगार ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। मैं कांग्रेस पार्टी का फेविकॉल कहूँ उनको तो वो पार्टी के लिए फेविकॉल थे और सबसे अच्छे थे। किसी का उन्होंने बुरा नहीं सोचा, सबसे किया चाहे किया। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। हमारे को मेरे ख्याल में 40 साल से हम करीब थे। अब उनकी जगह कौन लेने वाला है कांग्रेस में समझ नहीं, वैसे आदमी दोबारा मिल गए। बहुत बड़ा सदमा है
अहमद पटेल जी कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ थे और दशकों तक उन्होंने बड़ी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और गांधी परिवार के लिए भी पूरी तरह से समर्पित थे। एक कुशल, मैं कहूँगा, पार्टी के प्रभारी भी थे, सांसद भी थे और सही मायने में कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर रहे। कोई भी मुश्किलात हो, अहमद पटेल उसको सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका करते रहे। हम में से बहुत लोगों के लिए व्यक्तिगत क्षति है। वो हमारे साथी भी थे, कॉमरेड थे, मित्र भी थे। हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, हमने दशकों एक साथ काम किया। मेरा और अहमद भाई का रिश्ता 1977 से था, जब वो भरूच से लोकसभा में जीत के आए थे, और उसके बाद 1978 से दोनों प्रदेश वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो गुजरात के, मैं हिमाचल का। एक लंबा राजनीतिक सफर हमारा इकट्ठा रहा है। ये एक ऐसी कमी हुई है आज जिसकी भरपाई नामुमकिन। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨਾਮਕ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਨ, ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2014 ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਧਨੀ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ-ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਸੰਦੇਸਰਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 128 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੇਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ करार ਦਿੱਤਾ। जहाँ तक मेरा सवाल है, कानून को कानून का काम करने दो। जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है। जितनी भी इंक्वायरी करें, जितनी भी जांच करें, उनको कर लेने दो। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, कांच के होते हैं, उनको जरा उतना भी ख्याल करना चाहिए कि कोई हमारे घरों पर भी पत्थर फेंक सकता है। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੇਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 23 ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਬਾਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਫਰੰਟਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ।